हेलो स्टूडेंट्स, जेई फिजिक्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यह है हमारा ग्राफ और ग्राफ का यह है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और हमने एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट्स ले रखे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। और पॉइंट ए से एक पार्टिकल है जो इस पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट बी तक पहुंचता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो पार्टिकल है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, ये बताइए। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे डिस्प्लेसमेंट निकालें, पहले होता क्या है डिस्प्लेसमेंट ये देख लेते हैं। तो ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब फाइनल पोजीशन क्या है यहाँ पे? फाइनल पोजीशन वो पॉइंट है जहाँ पे पार्टिकल फाइनली पहुंच रहा है, तो इस केस में वो फाइनल पोजीशन हो जाएगा पॉइंट टी। और इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन वो पॉइंट जहां से पार्टिकल ने चलना शुरू किया, तो वो है इस केस में पॉइंट ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होगा। मतलब इस केस में इसका डायरेक्शन पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर्मूले में अगर इसको देखें तो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है एस से, और फाइनल और इनिशियल पोजीशन जो है इसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे पोजीशन वेक्टर के टर्म में। ठीक है, यहाँ पे फाइनल पोजीशन के जगह पे हमने पोजीशन वेक्टर लिखा है पॉइंट बी का, और ये जो पोजीशन वेक्टर निकाला गया है ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। ठीक उसी तरह पॉइंट ए का देखें तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लिखा गया है वेक्टर आर ए, और यहाँ भी जो पोजीशन है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। ठीक है, आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। और हाँ, अगर आपको पोजीशन और पोजीशन वेक्टर के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है इसके इस टॉपिक पे, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन को फॉर्म में भी। इंटीग्रल ऑफ डी आर इसको ऐसे लिखा जाता है। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, डी आर को इंटीग्रेट करें इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो हमें वापस से यही चीज निकल के आएगा। ठीक है, यही चीज निकल के हमें वापस से मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो dr है, dr को हम x, y और z के कंपोनेंट में अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो i, j और k है ये हमारा x, y और z एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें जब भी इस अब डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं या फिर इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ये जो पार्टिकल है इसने तो एक्चुअल में ये पाथ फॉलो किया है, इस पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट बी तक पहुंच रहा है। तो ये जो पाथ है इसका जो एक्चुअल लेंथ होगा वो कहलाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको फर्क मालूम हो गया होगा। ये डिस्टेंस जो है ये पाथ है, इस पाथ का लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये वेक्टर है। ये जो सीधा सीधा लाइन जा रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ये जो वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट है, और इस पाथ का लेंथ जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं एक क्वेश्चन टाइप का ये चीज। अगर मान लीजिए कि दो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और हमें पूछा जा रहा है कि अगर एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है, तो वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो आइए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं उसका।
तो ये रहा फॉर्मूला जहाँ पे ए बी जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और ओ बी और ओ ए जो है वो पोजीशन वेक्टर है, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, पॉइंट को हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो पॉइंट बी है, जो फाइनल पोजीशन है, उसके कोऑर्डिनेट को हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फिर हमने कैलकुलेशन किया तो हमें ये रिजल्ट मिलता है, ये रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है, मतलब ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये हम अलग अलग एक्सिस के डायरेक्शन में बांट कर हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब अगर इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है तो इस फॉर्मूले से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक, आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जुड़े हुए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड आइदर इंक्रीजेस और रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम, इट नेवर डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ या तो बढ़ सकता है नहीं तो कांस्टेंट रहेगा। इसका जो क्वांटिटी है वो कभी घट नहीं सकता। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है डिस्टेंस जो है इसका स्केलर क्वांटिटी होना। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसीलिए इसके पास डायरेक्शन नहीं है। इसके पास डायरेक्शन नहीं है मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है या तो कांस्टेंट रह सकता है या फिर बढ़ सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जो कि ओरिजिन पे है। ठीक है, अब ये पार्टिकल जो है इसके पास 2 चॉइस है, या तो ये मूव करना शुरू कर सकता है या फिर यहीं पे रह सकता है। अगर ये मूव करेगा तो जो डिस्टेंस है वो बढ़ना शुरू कर देगा। अगर ये यहीं पे रहता है तो जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा और इस केस में वो 0 के बराबर होगा, लेकिन ये कभी घट नहीं सकता। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहले नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, में इंक्रीज और में डिक्रीज। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए ये सारे वैल्यूज ले सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और इसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अब आइए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए सेम पार्टिकल ओरिजिन पे है फिर से। अब ये क्या करता है, पहले इस डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मान लीजिए ये मूव करता है। तो इस केस में क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम बोलेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अगर मान लीजिए यही नेगेटिव एक्सिस की तरफ ये मूव कर रहा होता तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। अब मान लीजिए तीसरा केस आता है कि पहले ये तो पॉजिटिव में मूव किया और ठीक उतना ही मूवमेंट इसने दिखाया वापस से ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो ये वापस से ओरिजिन पे फिर से पहुंच गया। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो वेक्टर है पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को कैंसिल कर देगा और ये आपस में कैंसिल होके ये 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो है इस केस में 0 के बराबर होगा। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा आपको। और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये बढ़ भी रहा है, ठीक है, ये घट भी रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा रहा है, ये बढ़ा भी और यहाँ से इसने घटना भी, पहले पॉजिटिव में गया तो ये बढ़ा और उसका क्वांटिटी धीरे धीरे घटना शुरू किया और ये 0 तक वापस से फिर से चला है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है इसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो या तो छोटा होगा नहीं तो इक्वल होगा डिस्टेंस ट्रेवल के। अब ये जो पॉइंट है, अगर ये पहला और तीसरा पॉइंट आपको क्लियर है तो ये पॉइंट समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में
आ गया होगा। अगर फिर भी ये तीनों पॉइंट समझ में नहीं आते हैं तो आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इन पॉइंट्स पे बेस्ड, उस समय हम आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब ये अगला पॉइंट जो है वेलोसिटी और स्पीड, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।